आज आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की थर्ड क्लास रहने वाली है। इससे पहले मैंने आपकी दो क्लास कराई हैं जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बताया है। बेसिक है लेकिन जानना ज़रूरी है क्योंकि आपके सभी टॉपिक में मोस्टली पूछे ही जाते हैं। तो डी ट्रिपल एस पी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं जिससे आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए फिलहाल आज रहेगा आपका एनालिटिक का, जो कि इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं। एंड आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन हैंडमेड नोट्स आपको मिलने वाले हैं जिसमें आपको क्लियरली सब कुछ समझ आ जाएगा। इसमें हो सकता है थोड़ा सा आपको पढ़ा हुआ समझ ना आए, बट नोट्स में एकदम क्लियर आपको समझ आ जाएगा। तो वो आपको भी थोड़े कुछ दिन बाद आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिलहाल आप इसको देखिएगा तो यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले एनालिटिक के बारे में। तो देखिए एनालिटिक होता क्या है। तो a complex function f z is called analytic if it differentiable not only at specific point but also at every point in some neighborhood of that point. This property checks the smoothness of the function. देखिए काम की क्या बात है। इसमें कहने का मतलब ये है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सर्कल ड्रॉ करिए। ठीक है, एक सर्कल के अंदर यहाँ z जीरो है या फिर आप z ले लीजिए। ठीक है, आप z ले लीजिए इसको। अब यहाँ पर जो ये डिफरेंशिएबल होगा, ये डिफरेंशियल एक पर नहीं होना चाहिए, यानी कि एक पॉइंट पर नहीं होना चाहिए। z के नेबरहुड में जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, z के नेबरहुड में जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये एनालिटिक कहता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी इतनी सी। या आप दूसरा भी कोई अगर लेना चाहें तो यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक एनालिटिक फंक्शन एफ जेड तब होगा जब एफ जेड के नेबरहुड में जितने भी पॉइंट हैं वो सभी पर डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट, होलोमॉर्फिक। ठीक है, अब ये जान लीजिए सेम चीज है। इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस द टर्म होलोमॉर्फिक एंड एनालिटिक आर ऑफन यूज interchange for the same concept. It represent a function property when it can be expressed as a power series. देखिए इसका जो यूज किया जाता है होलोमॉर्फिक का, ये इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ पावर सीरीज में किया जाता है। बाकी इन दोनों का सेम ही मीनिंग है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पर इसमें लगाया हुआ था जिससे आपको समझ आ जाए। देन इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाएगा एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शंस, तो फंक्शंस दैट आर एनालिटिक ओवर द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन आर नोन एज एंटायर फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि ऐसा फंक्शन दैट आर एनालिटिक ओवर द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है उन सभी पर क्या हो, एंटायर हो, तो उसको एंटायर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस आपको इतना याद रखना है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में काम आता है। देन इसके बाद आगे चलते हैं आप कॉची रीमान इक्वेशन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली यहाँ से इक्वेशन भी पूछ ली जाती है इसकी। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले एफ इज इक्वल्स टू यू प्लस आई बी, यानी कि आपका रियल नंबर है और ये इमेजिनरी पार्ट है इसका। तो क्या होती है इक्वेशन, मैं यहीं पर लिख देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, द डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x मस्ट बी इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू y। मैंने जानबूझकर लिखा हुआ है जिससे मैं यहाँ पर इक्वेशन आपको बताऊंगी और अच्छे से आपको यहाँ पर समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल सबसे पहले देख लेते हैं एनालिटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर एनालिटिक इक्वेशन के लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x के लिए करते हैं और बराबर y रखते हैं। ठीक है, v में y का करेंगे और इसके बाद आप u में y का करते हैं, यानी कि u के साथ y लेंगे। तो v के साथ जब आप x का करेंगे तो यहाँ पर माइनस लग जाता है, बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन डायरेक्ट आपसे पूछ ली जाती है पेपर में कि कौन सी होती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेम आपको ये देखने मिल जाएगा मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन, तो इसको सी आर इक्वेशन बोलते हैं, कॉची रीमान या फिर सी आर इक्वेशन बोल सकते हैं आप। स्टेप आपके सामने, कंडीशन वन क्या होती है, the derivative u with respect to x must be equal to the derivative of v with respect to y. सेकंड कंडीशन है the derivative of u with respect to y must be equal to the negative of the derivative v with respect to s. तो ये मैंने आपको बता दी है, ये इक्वेशन होती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अब आगे बढ़ेंगे।
अगर आगे देखें तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन के एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन लाइक जेड स्क्वायर, यहाँ पर आपको बस थोड़ी सी टाइपिंग में ये दिक्कत है, जैसे जेड स्क्वायर हो गया और जेड क्यूब हो गया, ये हमेशा कैसे होंगे, ऑलवेज एंटायर मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे ई की पावर जेड एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन जेड कॉस जेड आर ऑल्सो एंटायर फंक्शन, ये सभी भी क्या होते हैं, एंटायर फंक्शन होते हैं। तो एक बार देख लीजिए कौन से होते हैं, जेड की पावर 2, जेड की पावर 3, ये एंटायर होते हैं। ई की पावर जेड आ जाए या फिर साइन जेड आ जाए और इसके बाद आ जाए कॉस जेड, ठीक है। ये सभी आपके फंक्शंस कैसे होते हैं, एंटायर फंक्शन होते हैं। डायरेक्टली आप इनको ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है फंक्शन डेट आर नॉट एनालिटिक, जो एनालिटिक नहीं होते हैं ये एंटायर और एनालिटिक हैं ये, ठीक है। अभी बात करने वाले हैं जो एनालिटिक नहीं है, देखिए कौन से नहीं होते हैं, द कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड का जो कॉन्जुगेट होगा, ठीक है, is a function that is not analytic anywhere because it does not satisfy the CR equation, ये CR equation को satisfy नहीं करेगा। Similarly the square of mod z, अगर mod z की बात करें तो इस डिफरेंशिएबल ओनली एट ओरिजिन, हमें पता है ये किस पर डिफरेंशिएबल होगा, ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल होता है, बट इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर, लेकिन ये जो एनालिटिक है ये कहीं भी एनालिटिक नहीं होता है। तो ये डायरेक्ट याद रखने वाली ऐसी चीजें हैं जिनको आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो इजीली आपसे हो जाएंगी, ठीक है। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कैसा होगा, एनालिटिक भी होगा। लेकिन यहाँ पर z इज डिफरेंशिएबल ओनली एट ओरिजिन, क्योंकि ये ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल है, बाकी सभी पॉइंट पर नहीं है, इस वजह से एनालिटिक एनीवेयर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा है इसमें, एनालिटिक एनीवेयर, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलते हैं आगे, रेशनल फंक्शंस के बारे में भी देख लीजिए। रेशनल फंक्शंस आर एनालिटिक व्हेनेवर देयर डेनोमिनेटर इज नॉट जीरो, ठीक है। रेशनल फंक्शन भी क्या होता है, एंटायर फंक्शन होता है, बस क्या होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/z इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट द पॉइंट z इक्वल 1, ठीक है। तो फिलहाल तो ये इंपॉर्टेंट बात है रेशनल के लिए, आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं और फिर इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, अ सिंगुलैरिटी इज अ पॉइंट वेयर अ फंक्शन सीज टू बी एनालिटिक, फंक्शन एनालिटिक होता है। इफ a function is not analytic anywhere then no singularity is defined for the function। देखिए एक चीज आपको सिंगुलैरिटी के बारे में ध्यान रखनी है, वैसे कल इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, कल वाली वीडियो में देखने वाले हैं। फिलहाल जो भी मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया है उसके बारे में क्वेश्चंस देखने वाले हैं और इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। सिंगुलैरिटी इज अ पॉइंट वेयर अ फंक्शन इज टू बी एनालिटिक, जब फंक्शन जिस पर एनालिटिक नहीं होता है वहां पर सिंगुलैरिटी होती है, ठीक है। जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है उस पर सिंगुलैरिटी होती है। बट इफ अ फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर, यदि फंक्शन कहीं भी एनालिटिक नहीं है तो फिर सिंगुलैरिटी भी नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब एनालिटिक कहीं ना कहीं होना चाहिए और जिस पर नहीं है वो सिंगुलैरिटी हो जाती है, और बाकी अगर किसी पर भी एनालिटिक नहीं है तो फिर सिंगुलैरिटी भी डिफाइन नहीं की जा सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी डिटेल में कल वाली वीडियो में और अच्छे से पढ़ लेंगे, एक आध क्वेश्चन मैंने इसका डाल दिया है तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे अब आ जाते हैं आपके सामने क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज द फंक्शन कॉल्ड इफ इट इज एनालिटिक ओवर द एंटायर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो व्हाट इज अ फंक्शन कॉल्ड इट एनालिटिक ओवर द एंटायर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो आपको बताया था एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो ये तो एंटायर फंक्शन होता है, ठीक है। ये किस पर काम करता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट, वेयर इज द फंक्शन एफ जेड इक्वल जेड कॉन्जुगेट है ये, यानी कि इस तरीके से एनालिटिक इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये कहाँ एनालिटिक होगा, एट जेड इक्वल 0 या फिर
ऑन द रियल एक्सिस या फिर नोवेयर या फिर एवरीवेयर। देखिए मैंने आपको डायरेक्टली बताया था, डायरेक्टली आप याद रख लीजिएगा। और अगर आप करना चाहें तो इसको करके भी देख सकते हैं, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। जो मैंने आपको सीआर इक्वेशन बताई थी उससे आप करके इसको देख सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको याद करा दिया है, नोवेयर होता है ये। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर कॉची रीमान इक्वेशन। क्या कंडीशन होती है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में आपको समझ नहीं आएगा ठीक से, बट मैं एक बार यहाँ पे इक्वेशन लिख देती हूँ। सबसे पहले यू में एक्स के लिए करते हैं तो ये हो जाता है वाई के लिए इक्वल हो जाएगा, वी के लिए करेंगे तो। और डेल मतलब इसका यू के लिए करते हैं तो अब वाई के लिए करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में। तो v के साथ यदि हम x के लिए करते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो देखिए पहली बात तो अगर आप इसमें देखेंगे दोनों में माइनस है तो 4 ऑप्शन नहीं होगा। फर्स्ट वाले में माइनस है ही नहीं तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बचे 2 ऑप्शन। तो देखिए यू एक्स का मतलब ये हो जाएगा कि x की रेस्पेक्ट में, और माइनस वी वाई का मतलब हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ तो ये नहीं होगा। तो बाकी जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है फिर ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फंक्शन। ट्रू, आपको इस फंक्शन के बारे में ट्रू बताना है। तो देखिए एक बार इसको करके भी देख लेते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको भी डायरेक्ट बताया था। ये क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल तो होगा बट नो वेयर एनालिटिक, ये कहीं भी एनालिटिक नहीं होगा। इसको आप सॉल्व करिएगा, आपको पता है x प्लस आई वाई इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर की फॉर्म में लिखकर, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, एक बार x की रेस्पेक्ट में करना और एक बार आपको y की रेस्पेक्ट में करना है। तो ये कुछ चीजें हैं, आप इसको करके देख लीजिएगा। तो इट इज डिफरेंशिएबल ओनली एट z इक्वल 0 बट नो वेयर एनालिटिक। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं एक वीडियो अलग से आपको इन क्वेश्चंस के लिए बना दूंगी। फिलहाल ये मेरे को आपको शॉर्ट में समझाने हैं क्योंकि आपको एग्जाम में शॉर्ट में करने हैं। और ये चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि आप हर किसी क्वेश्चन को करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, मतलब लगेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर टाइम बचाना है, तो डायरेक्टली चीजें याद रखनी होंगी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था आप उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है विच ऑफ दीज फंक्शन इज नॉट एंटायर फंक्शन। इनमें से कौन सा एंटायर फंक्शन नहीं है? तो साइन जेड ये तो आपका होता है, ई की पावर जेड ये भी होता है, मैंने भी आपको बताया था। 1/z और z की पावर 5 ये भी होगा। देखिए 1/z, इसमें क्या हो जाएगा, 1/z का मतलब नीचे आपको यहाँ पर सिंगुलैरिटी कितने पर मिल रही है, 0 पर। यानी कि कैसा है आपका एंटायर फंक्शन, मतलब कौन सा नहीं होता है, 1/z, क्योंकि हम z के इक्वल रखेंगे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। z की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस वजह से हम इसको एनालिटिक नहीं कह सकते हैं। बाकी साइन जेड मैंने बताया था जो ट्रिग्नोमेट्री वाले होते हैं वो आपके सभी क्या होते हैं, एंटायर फंक्शंस होते हैं। ई की पावर में यानी कि एक्सपोनेंशियल पावर में कुछ भी आ जाए वो आपके कैसे होते हैं, वो एंटायर फंक्शन होते हैं। और जेड की पावर 5 है तो ये भी आपका कैसे होगा, एंटायर फंक्शन होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है इन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी व्हाट इक्वेशन डू यू एंड वी ऑलवेज सेटिस्फाई। कौन सी इक्वेशन, नाम इसका है लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया है, वेयर इज द फंक्शन एफ जेड 10 जेड आपको इक्वल दे रखा है नॉट एनालिटिक। किस पर एनालिटिक नहीं होगा? तो मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। आप एफ जेड इक्वल 10 जेड है तो आप इसको साइन जेड अपॉन कॉस जेड लिख सकते हैं। तो नॉट एनालिटिक के लिए मतलब ये होगा किस पर नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके इक्वल 0 रख के यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को यदि आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नहीं आता है तो एक बार बता दीजिएगा आप, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक व्हाट कैन बी सेड अबाउट इट्स डेरिवेटिव। यदि फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है, तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट इट्स, हम इसके डेरिवेटिव के बारे में क्या बोलेंगे। तो ओनली द फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट, या फिर डेरिवेटिव ऑल ऑर्डर्स एग्जिस्ट आर एनालिटिक, या फिर ओनली द सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, या फिर डेरिवेटिव मे और मे नॉट एग्जिस्ट। देखिए डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, यदि आप इसका आंसर देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको इसमें समझ आ गई होगी। चलते हैं इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला देखेंगे,
चलिए, तो नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन फॉर अ पॉइंट टू बी सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी के लिए क्या यहाँ पर मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए? तो फंक्शन मस्ट बी जीरो एट अ पॉइंट, क्या फंक्शन जीरो पर मतलब जीरो होना चाहिए, फंक्शन मस्ट बी जीरो एट द पॉइंट पर जीरो होना चाहिए, या फिर फंक्शन मस्ट बी एनालिटिक इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। ये बात सही है। देखिए, आप एक डेफिनेशन ये भी याद कर सकते हैं सिंगुलैरिटी के लिए, फंक्शन मस्ट बी एनालिटिक, फंक्शन मतलब एनालिटिक होना चाहिए इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर उसका जो नेबरहुड है, जिस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, वहां पर क्या हो जाता है, सिंगुलैरिटी हो जाती है। तो फंक्शन मस्ट बी एनालिटिक इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट देखते हैं। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन है, एट विच पॉइंट डज द फंक्शन एफ जेड हैव अ सिंगुलैरिटी। किस पॉइंट पर आपको सिंगुलैरिटी मिल रही है? तो देखिए जरा एक बार इस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो ये है z+1 अपॉन में आपको दे रखा है z-2, ठीक है, हैव अ सिंगुलैरिटी। किस पे सिंगुलैरिटी? बस आपको सिंगुलैरिटी निकालने के लिए क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, z-2, इसको आप रख दीजिए जीरो के इक्वल। बस आपको इतना करना होता है, और साथ में कुछ और भी हो सकता है तो आप उसको भी इक्वल रख दीजिएगा जीरो को, आपको पता चल जाएगा। तो z इक्वल क्या आ गया है, 2 आ गया है। तो सिंगुलैरिटी पता चल गई किस पर है, z इक्वल 2 पर। तो ये ऑप्शंस बाकी के रॉन्ग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज के आपके 10 क्वेश्चंस भी हो चुके हैं, और 10 क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में भी अच्छे से बताया है, यानी कि एनालिटिक के बारे में बताया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और यहाँ से DSSB में डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाकर पूछ लिए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है इनको, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आप इनको याद कर लीजिएगा एक तरीके से, कि कौन से एनालिटिक होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, कौन से डिफरेंशिएबल होते हैं, कौन से कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो फंक्शन डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल है तो एनालिटिक होगा। इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए फिलहाल मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ, यानी कि आगे इसके सिंगुलैरिटी की बात करेंगे, फिर रेजिड्यू फाइंड करना सीखेंगे। तो कुछ ही चीज़ें इसमें बाकी रह जाएंगी आपकी, तो जल्दी इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं।